ताली बजाइएगा, आपकी तालियों की गूंज जरूर उन तक पहुंचेगी। इस विश्वास के साथ आपके खिले हुए चेहरे, आपकी तालियां उनके संकल्पों को और ताकत देंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जुड़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत 2022 विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वागत कर रहे हैं श्री मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। आज सुखद संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं चाहूंगी हम सब जोरदार तालियों से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दें। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत 2022 के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ वर्चुअली जुड़े प्रदेश के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, कंट्री डायरेक्टर जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सुश्री जूली रिवेरी, डायरेक्टर कॉरपोरेशन स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन श्री जोनाथन डेमोन्स, पद्म श्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल, पद्म श्री श्री सतपाल सिंह जी, सौर ऊर्जा ग्राम पल्ली जम्मू से पधारे श्री रणधीर जी, गोरखपुर जंगल कोड़िया से श्रीमती प्रेमशीला जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी और उपस्थित सभी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पर्यावरण से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, उत्तर प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सबसे पहले आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। एक अच्छा पर्यावरण ही जीव सृष्टि के सुखद और यशस्वी जीवन की आधारशिला बन सकती है। और इस दृष्टि से हम सब के सामने आज जो विषय रखा गया है वह जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों के बचाव के लिए हमारी पंचायतों की भूमिका क्या हो सकती है, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज यह कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर यानी अगर हम इस इकाई को मजबूत कर लें तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम शासन स्तर पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें और आधारभूत इकाई उससे अनभिज्ञ रहे तो
तो उन योजनाओं को शासन स्तर पर बनाने का कोई भी परिणाम सामने नहीं आने वाला है। और इसीलिए सबसे छोटी इकाई को इसके साथ जोड़ते हुए आज इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपने सभी अधिकारियों को और सभी स्टेक होल्डर्स को मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के इस संवाद के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के साथ साथ जो कृत्रिम कारण हैं उन सब पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज अपने पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर 70% आबादी हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। लेकिन केवल ये वृक्षारोपण करना मात्र नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारकों पर प्रभावी अंकुश लगाने वाले ऐसे वृक्षारोपण को हमें प्रोत्साहित करना होगा जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में और जलवायु सापेक्ष भी हो सके। लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारकों को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन भी कर सकें, और उस उद्देश्य से भारतीय मनीषा से बढ़कर के जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के दूसरे माध्यम और देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमने तो हर एक कार्य को अपनी पवित्र आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ करके देखा है। कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसको हमने अपने सामान्य आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों के साथ न जोड़ा हो। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर न हो, और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना, और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना, और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके
उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी कार्य योजना लागू की है। और मैं आह्वान करूंगा वन विभाग के साथ साथ उन सभी विभागों का कि जो 100 करोड़ वृक्ष हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर रोपे हैं, उनकी सुरक्षा करना। किन्हीं कारणों से अगर कोई वृक्ष नष्ट हो चुका है, कोई पौधा नष्ट हुआ है, उसकी जगह दूसरा लगाना, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था करना और इसके क्लस्टर विकसित करते हुए हम प्रदेश में वन आच्छादन की स्थिति को जितना अधिक कर पाएंगे और प्रदेश के हित में उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम लोगों ने विरासत वृक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया था, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। गंगा के पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़े। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहाँ से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन कर देने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करेगी। आज जब हम इस महत्वपूर्ण विषय के साथ जुड़े हुए हैं, यह वर्ष है देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस वर्ष के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कोई संकल्प दिया है। वह संकल्प है हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का और कम से कम जनपद में, हर जनपद में कम से कम 75, यानी जहां बड़े नगर निकाय हैं वहां नगर निकाय में 75 अलग बनाए जाने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 75 अलग अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। हमारा प्रयास हो जितने भी हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, ग्राम प्रतिनिधिगण हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर का निर्माण करना। अमृत सरोवर एक ऐसा सरोवर जो शुद्ध जल का एकत्रीकरण का माध्यम बने। इसको आप क्या कर सकते हैं? अमृत सरोवर के चारों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करना। अमृत सरोवर का पानी, अमृत सरोवर का जल कहीं भी प्रदूषित न होने पाए, इसकी व्यवस्था देना। अमृत सरोवर के चारों ओर बागवानी को बढ़ावा देना, वहां पर तिरंगा लगाना, अपने आन मान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्वों पर फहराने की व्यवस्था करवाना। गांव के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, किसी शहीद परिवार से या कोई भी ऐसे महानुभाव से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ध्वजारोहण की कार्रवाई के साथ उसे जोड़ना, जिसका व्यक्तित्व गांव के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, उनके माध्यम से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मॉर्निंग वॉक पर जब लोग जाएं तो उस अमृत सरोवर के पास जाएं, वहां पर बैठ करके, उसके किनारे बैठ करके बेंच आदि लगा करके बैठने की व्यवस्था हो, अच्छे विषय पर गोष्ठी की जा सके। योग दिवस के अवसर पर योगासन के कार्यक्रम और योगिक क्रियाओं को लोग वहां पर प्राणायाम आदि की क्रियाएं, योगासन आदि की क्रियाओं को वहां संपन्न कर सके। इस दृष्टि से उस पूरी व्यवस्था को उसके साथ जोड़ना। अमृत सरोवर इस रूप में विकसित करने की कार्रवाई, एक तो हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2-2 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं और मैं आह्वान करूंगा, बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है
और जो बचे हुए हैं वे भी तेजी के साथ इस कार्यक्रम को करें। गांव में बहुत सारी बीमारियां समाप्त हुई हैं स्वच्छ भारत मिशन से। हम सबको याद रखना होगा कि अब गांव में हम जाते हैं, गांव की पगडंडियां, गांव की सड़कें साफ सुथरी दिखती है। आज से 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। गांव में पैदल आप नहीं जा सकते थे, गंदगी होती थी, बदबू आती थी। आज गांव साफ सुथरे हैं। इसका परिणाम तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति का मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुका है। कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर दिया है। और भी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और इस दिशा से अमृत सरोवर के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ना है। आज मैं गोरखपुर के संत कबीर नगर जनपद में गया था। संत कबीर नगर जनपद में मगहर में मध्यकालीन संत कबीरदास जी की निर्वाण स्थली है मगहर में, और मगहर से होते हुए बहती है एक छोटी सी नदी आमी नदी। 5 वर्ष पहले आमी नदी की स्थिति क्या थी? 5 वर्ष पहले यह नदी सिद्धार्थ नगर से निकलती है, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर होते हुए गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी में मिलती है। 5 वर्ष पहले इस नदी में इस मौसम में बहुत बदबू आती थी, पूरा पानी काला था। गोरखपुर में यानी अपने उद्गम स्थल से लेकर के जहां जहां ये नदी होते हुए जाती थी, पूरा पशुपालन की दृष्टि से कभी सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नदी के प्रदूषण के कारण खेती भी और बाड़ी भी दोनों ही इस पूरी नदी के दोनों ओर के नष्ट हो गए, लुप्त प्राय हो गए। और राप्ती नदी में जहां आमी नदी का जल मिलता था, जहां दोनों नदियों का संगम होता था, उसके आसपास भी सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे, क्योंकि गोरखपुर से होते हुए बहती थी नदी और गोरखपुर में ही संगम भी होता था। तो मैंने 5 वर्ष पहले बहुत सख्ती से इस बारे में कहा कि अगर नदी प्रदूषित रही तो हर एक स्तर पर जवाबदेही तय होगी। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जनपदों, सभी औद्योगिक इकाइयों, सबकी जवाबदेही तय की गई। और आज मैं था वहां पे, मैंने देखा एकदम साफ सुथरा जल था, जलीय जीव थे नदी में, इतना साफ सुथरा था, इतनी व्यवस्था साफ सुथरी थी, लगता था कि वास्तव में ऐसे ही हम सभी नदियों के जल को निर्मल और अविरल कर सकते हैं। मैं देख रहा था आज वहां पर कि तमाम गाय भैंस नदी के तट पर चल रहे थे, घूम रहे थे और पूरा जल एकदम निर्मल था। अगर आमी नदी निर्मल हो सकती है, कोई बदबू नहीं, एकदम साफ सुथरी थी, हम अपने गांव के तालाब को क्या साफ सुथरा नहीं कर सकते? हर ग्राम पंचायत कर सकती है। गांव की आत्मनिर्भरता का माध्यम में तालाब बन सकते हैं, एक अमृत सरोवर बनाने के लिए। और दूसरा, मैंने पंचायती राज विभाग से कहा था, हर ग्राम पंचायत में फालतू भूमि होती है, गौचर भूमि भी होती है और खाद का गड्ढा भी होता है। नहीं है, आप क्रिएट करिए, बनाइए। ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी आप अवश्य बनाइए और खाद का गड्ढा बना करके जितना सॉलिड वेस्ट गांव का निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को उसी खाद के गड्ढे में गांव से दूर एक जगह आप डालिए। और साल भर में जब वह एक गड्ढे में आप डालेंगे, साल में पूरे साल भर में उससे कंपोस्ट बनेगा, फिर उस कंपोस्ट की पैकिंग करके आप मार्केटिंग करिए। गांव की अपनी नर्सरी बनाइए, गांव में उसका उपयोग करके प्राकृतिक खेती के लिए या जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए, उसके लिए आप उपलब्ध करवाइए। गांव में नर्सरी डेवलप करिए, गांव में वृक्षारोपण के जिस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे, इन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाइए, उसके साथ इसको जोड़िए और हर वर्ष उस खाद के गड्ढे को आप तैयार करिए। सरकार ने पहले से व्यवस्था बनाई है कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से जून तक गांव के तालाब को हम
कुम्हार, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे। वे मिट्टी निकालेंगे, फ्री में मिट्टी निकलेगी और जल संरक्षण के लिए तालाब आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करके हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगी, प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों से मेरी अपील होगी कि हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानपुर देहात के छोटे से गांव परोख में गए थे। वो गांव आदरणीय राष्ट्रपति जी का पैतृक गांव है और उस गांव में भी मुझे 2 अमृत सरोवर देखने को मिले थे और गांव आज आदर्श गांव है। गांव में अपने जितने भी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, उन सभी को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी व्यवस्था वहां गांव पंचायत ने बनाई है। जूनियर हाई स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बहुत अच्छा तैयार किया है, सामुदायिक केंद्र को भी अच्छा बनाया है, गांव का मंदिर अत्यंत सुंदर बनाया गया है, गांव में मंडी स्थल बहुत अच्छा तैयार किया गया है। ऐसे गांव में अलग अलग ओपन जिम का निर्माण भी किया गया है, गांव का अपना खेल का मैदान है, गांव में ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी है, गांव में घरौनी वितरण होने के साथ साथ हर एक गांव में अंकित है कि किस किस घर को घरौनी मिल गई है पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ये कार्य हम भी अपनी ग्राम पंचायतों में कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। कोई कार्य करेगा तो जनता उसके कार्यों को उसी रूप में रेखांकित भी करती है, एप्रिशिएट भी करेगी और फिर उसी के अनुरूप उसको आने वाले समय में वोट भी देगी। और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से अपील होगी कि वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ें। आज शासन की अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं। खासतौर पर हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत ओडीएफ हम पहले ही घोषित कर चुके हैं, ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। हर ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के व्यवस्था का संचालन गांव के ही किसी महिला स्वयंसेवी समूह को दिया गया है। हर ग्राम पंचायत के अंदर एक वीसी सखी की तैनाती की गई है जो गांव में बैंकिंग के पूरे लेन देन का कार्य वहां पर गांव के माध्यम से ही संचालित कर रही है। हर ग्राम पंचायत को एक पंचायत सहायक भी उपलब्ध कराया गया है जो गांव के सभी कार्यों में ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की किसी भी कार्य योजना को बाधित न होना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था उसके साथ जोड़ी हुई है। यानी सरकार हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करना चाहती है और हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था के साथ जोड़ करके हर ग्राम पंचायत में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भी अन्य ऐसे प्रमाण पत्रों की व्यवस्था गांव के साथ ही प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के साथ भी सरकार ग्राम पंचायत को जोड़ करके एक आत्मनिर्भर गांव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहती है। अगर सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस देश से अगर आपके साथ में है तो फिर हम सबको चाहिए कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम भी अपने स्तर पर इस जागरूकता का हिस्सा बने। और इस चीज से इस वर्ष में, अमृत महोत्सव वर्ष में, हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अमृत सरोवर के चारों तटों पर हम व्यापक पैमाने पे अच्छा वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम या उस प्रकार के वृक्षों को, मौलश्री है या अन्य तमाम ऐसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं जो वहां पर गांव के लिए छायादार भी हो, अच्छे फलदार भी हो, इमारती लकड़ी भी प्रदान कर सकते हो और भी अन्य प्रकार से उपयोगी बन सकते हो।
इसलिए हर ग्राम पंचायत 75 वृक्ष लगाने की कार्रवाई इस अवसर पर जरूर, वन महोत्सव के अवसर पर जरूर करेंगे। हर ग्राम पंचायत अभी से जमीन चिन्हित करके अमृत सरोवर के तटों पर, और हम लोग किसी न किसी नोडल अधिकारी को इस अवसर पर हर ग्राम पंचायत में भेजेंगे। किन गांवों ने किया है, किन गांवों ने किया है, ये सभी चीजें वहां तय हो जाएंगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से गड्ढा बनाना, उसमें खाद वगैरह डालने की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा घेराबंदी करके सुरक्षा की व्यवस्था करना, गांव के लोगों को उसके साथ जोड़ना, वृक्षारोपण की शुरुआत गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी शहीद परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के किसी सदस्य से, किसी आर्मी के किसी रिटायर्ड कोई भी अधिकारी या कोई भी जवान जो रिटायर्ड होगा आर्मी से, उनके माध्यम से, या गांव के किसी संभ्रांत नागरिक के माध्यम से इसकी शुरुआत करा करके मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप से विकसित किए जाने की कार्रवाई के साथ अगर आप जुड़ेंगे, बहुत सारी जो कृत्रिम कारण है जलवायु परिवर्तन के, उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस दिशा में हम सबका जो सामूहिक प्रयास होगा वो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारकों में पर जो मुख्य कृत्रिम कारण है उनको हम नियंत्रित करेंगे, और कृत्रिम कारणों को हम नियंत्रित कर लेंगे तो प्राकृतिक कारण भी धीरे धीरे करके नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि आज की ये कॉन्फ्रेंस ग्राम पंचायतों के माध्यम के साथ जुड़ते हुए पंचायती राज विभाग की इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में, इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी वहां से बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करें। परम आदरणीय महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपने जो उद्बोधन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 58,000 ग्राम पंचायतों की ओर से, बल्कि उन सभी पंचायतों में जो और लोग सुन रहे हैं उनकी ओर से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर आज सुबह एक पौधा लगाया। हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों को भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए तथा इसकी सुरक्षा और परवरिश का भी संकल्प लेना चाहिए। महोदय जी, हम लोगों ने आपके नेतृत्व में जो 35 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, हमारे ये 58,000 ग्राम प्रधानों के सहयोग से ये टारगेट हम जरूर पूरा करेंगे। आपने जैसा कहा अमृत सरोवर, अमृत महोत्सव, वो सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किए जाएंगे। जल एवं वायु को स्वच्छ करने का पूरा प्रयास करेंगे। गाँव में नर्सरी और कंपोस्ट खाद बनाने का भी जो आपने निर्देश दिया वो भी हमारे ग्रामवासी जरूर करेंगे। पंचायतों की खुशहाली में ही देश की तरक्की और खुशहाली है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 75% आबादी गांव में ही रहती है। आपके नेतृत्व में हमारे गांव और हमारा पूरा प्रदेश खूब तरक्की कर रहा है, और आपका ये कहना मेरा गांव मेरी धरोहर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी अपने अपने गांवों को और अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया ना? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुमूल्य विचार, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया अपने विचारों से और प्रेरणा दी
अमृत सरोवर बनाने की और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण और उपयोग की। मैं श्री संजय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो सत्र को जारी रखें। आता वो बाल्टी से निकालते थे, उसी बाल्टी से सिंचाई भी करते थे और उसी बाल्टी से वो पानी भी पीते। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहला काम हम लोगों ने शुरू किया कि जो रेन वहां पर करीब 700 से 900 mm हुआ करती थी, जब हम लोगों ने प्लांटेशन शुरू किया और बरसात के पानी को चार्ज करना शुरू किया, हम लोगों ने कई वेल बनाए और फिर कई बोरवेल बनाए, कई डैम बनाए, कई चेक डैम बनाए, सभी को पानी को रोकने का काम किया, संचय करने का काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो वाटर टेबल जो 100-150 फीट नीचे था वो करीब 50 फीट तक आ चुका, सभी लोग पानी ले। अब क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, कारपोरेट जगत का सबसे बड़ा काम है कि उसको धरातल तक पहुंचाना। हम लोग धरातल से काम करते हैं और उसी को काम, कभी भी आप अगर ललितपुर से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा, हम लोग लिखते हैं कि बागों के बीच में 2000 मेगावाट का प्लांट है, 1500 एकड़ हमारी जमीन है। 1500 एकड़ में चारों तरफ पौधे ही पौधे, हमें जमीन नहीं मिलती है, तो गांव के सभी प्रधान सभी लोगों से मिल करके उनके दरवाजे तक पहुंच करके हम स्वयं प्लांट देते हैं और वो लगाते हैं और उसको इस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं कि साहब इसको आप जीवित रखिए। और हर एम्प्लॉई और हमारा वर्कर जो है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जिसकी भी बर्थडे इस महीने में आती, जैसे ये चल रहा है जून, इस जून में मान लीजिए कि कम से कम 50 लोगों की बर्थडे आ गई, तो सभी लोगों से एक क्षेत्र घोषित किया हुआ है, उसमें सभी से एक एक प्लांट लगवाते हैं। बर्थडे आपका सेलिब्रेशन के लिए एक प्लांट लगता है, उसकी देखरेख हमारे कामगार भाई, साथ साथ हमारे अफसर सभी लोग करते हैं। इसी के तहत हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है और जो हमारे यहाँ से जितना भी उत्सर्जित होता है, सब चीज एज ए कार्बन सिंक हमारे इसी बागों के द्वारा और इसी ऑर्चर्ड के द्वारा हम करते हैं। अब एक झलक हम अपना दिखलाएंगे कि हम किस तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखेंगे जब जाएंगे तो महिलाओं का एक ग्रुप है, नौजवानों का एक ग्रुप है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको गाय पालने का ट्रेनिंग, जैसे कुछ लड़के हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, उनको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने का, फिर उनके जॉब की व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस तरह से अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो अधिकांश लोग बहुत ज्यादा अपने अपने गांव से निकल के सर्विस करते हैं। कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी, क्योंकि चट्टानी इलाका है, वहाँ ग्रेनाइट की खान है और ग्रेनाइट में सभी ऐसे छोड़ दिया जाता है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया कि उस ग्रेनाइट के ऊपर मिट्टी के थोड़े परत देने के बाद उस पर प्लांटेशन शुरू किया और सभी जो माइंस थी, क्वेरीज थी, उनको वाइडनिंग करके उसमें पानी की व्यवस्था किया। कम से कम 4500 फैमिली, करीब 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा और 32 गांव में हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे डिफरेंट स्कीम है जिसके तहत हम काम करते हैं। कृपया नेक्स्ट प्लीज। ये देखें, पांचों गांव को एक ही रंग से हमने किया है। हमारे 5 गांव मॉडल गांव हैं। अगर आप गांव पर देखेंगे तो सभी का रंग एक है। आप सनी के प्रांगण से निकल बहुत ही सस्ता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नाले हैं। अब सब जगह चेक डैम नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा प्लांट में कंस्ट्रक्शन होते हैं। बोरी को लेकर ही उसमें बालू भर कर के बोरी बंद से नाला को रोक देता हूं और जो पानी संचय होता है उसी संचय से जहां एक भाई लेते पूरे प्लांट से उनका जुड़ाव इतना ज्यादा है कि एक बार निरीक्षण